गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी दूसरी क्लास। इसमें भी हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता थे, आधुनिक अर्थशास्त्र के, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम रैगनर फिश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रैगनर फिश का जो जन्म हुआ था वो 3 मार्च 1895 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 31 जनवरी 1973 को हुई थी। तो उनका जीवन काल 1895 से लेकर 1973 तक रहा। वो नॉर्वे देश में पैदा हुए थे। उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, रैगनर फिश पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था, इसीलिए उन्हें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। उसके बाद रैगनर फिश ने ही सबसे पहले इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। ये नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो, जो नॉर्वे देश की राजधानी है, उसमें ओस्लो यूनिवर्सिटी है, उसमें एक अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करते थे। कहते हैं 1929 और 30 के दौरान महामंदी का दौर आया था पूरे विश्व में। उसके दौरान इन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 भागों में बांटा था। वो 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। तो याद रखना, रैगनर फिश ही हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। 1933 से लेकर 1933 में इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, महामंदी आई थी जब। लेकिन कहते हैं 1933 से लेकर 1936 तक केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को ही महत्व दिया गया। इसका मतलब समष्टि को नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन 1936 के बाद J.M. केन्ज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, के प्रकाशन के बाद समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को बढ़ावा मिला। इसमें आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे गार्डनर, हिक्स आदि का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो 1936 के बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसको ज़्यादा पढ़ा जाने लगा और उसमें रैगनर फिश J.M. केन्ज का अहम योगदान रहा। और उनके साथ साथ जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे जैसे कि गार्डनर और हिक्स थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था। कहते हैं रैगनर फिश के सम्मान में आज भी ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक फिश सेंटर बना हुआ है। आइए व्यष्टि और समष्टि के बारे में पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा MICRO, माइक्रो में पढ़ा जाता है। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या स्मॉल भी कह सकते हैं हम। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल छोटे स्तर पर, अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्तिगत फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होगा। व्यक्तिगत उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र। कोई बाजार है, व्यक्तिगत बाजार है, तो उसका भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन किया जाएगा। दूसरा आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में इंग्लिश में लिखा जाता है मैक्रो, MACRO, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? बड़ा या बिग और लार्ज इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि समग्र मांग के बारे में पढ़ लिया हमने। अगर एक व्यक्ति की मांग है तो व्यष्टि का अध्ययन है, और अगर पूरे देश में किसी वस्तु की मांग है उसे क्या बोलेंगे हम? समग्र मांग, उसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र है। अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की आय के बारे में बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। कीमत स्तर, पूरे संपूर्ण देश में एक वस्तुओं की कीमत और का निर्धारण वगैरह, वो भी किसमें पढ़ा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। देखिए अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। व्यष्टि और समष्टि 2 बुक हैं। पहले सेमेस्टर में आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र आएगी, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं। हर एक शास्त्र जो होता है सिद्धांतों पर टिका होता है, उनके ही अंतर्गत उनकी अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत क्या है इसमें? मांग का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की कीमत निर्धारण, मांग का निर्धारण और अधिकतम संतुष्टि का निर्धारण करेंगे। ये समस्याएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन का सिद्धांत आता है, तो उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, उत्पादन किस किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या क्या नियम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये समस्याएं होंगी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कीमत निर्धारण का सिद्धांत, कीमत का निर्धारण करना है, किसका? वस्तु कीमत का, ये समस्या हो गई। साधन कीमत का सिद्धांत है, इसकी समस्या क्या हो जाती है? कीमत का निर्धारण, लेकिन किसकी कीमत? साधन की कीमत। 4 साधन होते हैं हमारे, चारों साधन हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। इन चारों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अर्थशास्त्र पढ़ने का महत्व क्या है? देखिए, कहता है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली, अर्थात अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, फर्म, बाजार कैसे कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जाना जाता है अर्थशास्त्र पढ़ने से। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस है ये। कहता है प्रोफेसर वाटसन ने कहा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य फायदा यह जानना है कि अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, वो किस प्रकार कार्य कर रही है। इसका दूसरा फायदा क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र पढ़ने का?
कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से भविष्य की घटना का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने मांग या कीमत के बारे में पढ़ा, तो कहते हैं कि अगर आय बढ़ती है, ये एक घटना है, इससे क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझते हैं थोड़ा। मान ले किसी कोई व्यक्ति आज 100 रुपये कमाता है तो उसने 10 किलो आटे की मांग की। अगर वो 2000 रुपये कमाएगा तो ऑब्वियस बात है वो आटे के साथ साथ बहुत सारा सामान लेगा, उसकी आय बढ़ गई है तो मांग बढ़ जाएगी। कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कीमत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हम कम खरीदते हैं। और कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हम ज़्यादा खरीदते हैं। तो ठीक है, जो घटनाएं हैं उनके भविष्य का हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज़ होती है, प्रायोज्य आय जो खर्च करने के लिए दी जाती है सरकार के द्वारा, तो सिंपल सी बात है व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी। तीसरा क्या है इसका फ़ायदा, यह आर्थिक नीतियाँ बनाने में भी सहायक है। जैसे आय व धन का बंटवारा कैसे किया जाए, साधनों का बंटवारा किया जाए, कैसे किया जाए, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और उसका चौथा फ़ायदा क्या है, यह प्रबंध संबंधी निर्णय बनाने में भी सहायक है, जो कि लागत के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कैसे, मान लो किसी उद्योग की लागत ज़्यादा आ रही है, खर्च ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो ऐसा प्रबंधन करेंगे जिससे कि लागतें क्या आएँ, कम आएँ। और अगर लागतें कम आएंगी तो लाभ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। वे अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये सारा राइट करना है और याद करना है अच्छे से।